वेलकम टू स्टडी क्लिक। आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लिक पे है। आज हम लोग बात करेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते रहते हैं और उन्हीं को ध्यान में रख कर के क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं। तो टॉपिक आपके सामने है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, राइबोसोम, एंडोसोम्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, माइक्रोसोम्स क्या होते हैं, इन पे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, विच ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल। कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोल्गी एपरेटस, बी न्यूक्लियस, सी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी ऑप्शन है राइबोसोम। सभी हमको रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपको बताना है। अपने नॉलेज को चेक करिए कि आपके साथ करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, राइबोसोम। अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइबोसोम। बेसिकली राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। राइबोसोम के बारे में आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में बेसिकली क्या होता है, 70S टाइप का होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, 80S टाइप का होता रहता है। राइबोसोम की लार्जर स्मॉलर सबयूनिट साइटोप्लाज्म के अंदर जब असेंबल होती है, उनके ऊपर क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है और प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। अगर आप देखें तो ये राइबोसोम का एक जनरल आउटलुक है, आप देख सकते हो। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर राइबोसोम्स की मैं बात करूँ तो इसको सबसे पहले जॉर्ज एमिल पैलेडे ने खोजा था। अगर मैं बात करूँ कि हर राइबोसोम, ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। और इसके ऊपर लार्जर सब राइबोसोमल यूनिट के पास 3 साइट्स होती हैं, ई साइट, एग्जिट साइट, पेप्टाइड साइट, पी साइट। और आप देख रहे हैं कि इसके पास क्या होता है, mRNA बाइंडिंग साइट्स। तो कहते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है कि साइट्स पाए जाते रहते हैं। इसके ऊपर होता है पेप्टाइडिल एक्सेप्टर साइट और एक होता है एग्जिट साइट। तो 3 साइट होती हैं, एक होता है एग्जिट साइट, दूसरा पेप्टाइडिल साइट और तीसरा क्या होता है, एक्सेप्टर साइट। तो ये 3 क्या होती है, लार्जेस्ट यूनिट होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं। अगर मैं बात करूं तो राइबोसोम किससे बना होता है, राइबोसोम बेसिकली राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो राइबोसोमल आरएनए से, राइबोसोमल प्रोटीन से, और इसके अंदर डाइवैलेंट मेनली मैग्नीशियम आयंस भी पाए जाते रहते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि यह कुछ इंपॉर्टेंट, ये इसका अगर आप देखोगे राइबोसोम बेसिकली 2 तरह का होता है, फ्री राइबोसोम्स होता है और क्या होता है, बाउंड राइबोसोम होता है। जो बाउंड राइबोसोम होता है वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ रहता है और जो फ्री राइबोसोम होता है जो साइटोसोल के अंदर पाया जाता है। इसके यूनिट की मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आप देखते हो और यूकैरियोट्स के अंदर कंपेयर करोगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, 80S पाया जाता रहता है। ओके, और अब ये क्या है, डिफरेंट यूनिट्स होती हैं और ये प्रोवाइड्स क्या करता रहता है। 70S और 80S में आप डिफरेंस भी देख सकते हो, ये डिफरेंस आपके हैं। 70S बेसिकली कहाँ पाया जाता रहता है, ये 70S पाया जाता है मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर और ये यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। जो 70S होता है वो सिंथेसाइज साइटोप्लाज्म होता है और जो 80S होता है बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता रहता है। और अगर देखिए कि यह एक मोस्टली फ्रीली फ्लोटिंग टाइप होता है, यह फ्री फ्लोटिंग हो सकता है, मेम्ब्रेन राइबोसोम से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड भी हो सकता रहता है। तो आपको लास्ट पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस 70 टाइप एस राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसके राइबोसोम को इनहिबिट करने वाला साइक्लोहेक्सामाइड कंपाउंड होता है। वहीं जो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, राइबोसोम को इनहिबिट करने के लिए क्लोरोफेनिकॉल्स होते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स होती है जो इसको इनहिबिट करती रहती है। ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर आप देख सकते हो। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो आप देख सकते हो कि ये क्या करता रहता है, जो मैसेंजर आरएनए आता है उसके ऊपर क्या होता है, असेंबलिंग। राइबोसोम के ऊपर असेंबलिंग होती है, लार्जेस्ट सब यूनिट पे 3 पेप्टाइडिल साइट, एग्जिट साइट और एक्सेप्टर साइट्स होती रहती हैं। वहाँ पे आप देखोगे ट्रांसफर आरएनए भी रहता है, मैसेंजर आरएनए रहता है, इनके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन प्रोसेस होता रहता है और लास्ट में क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और टर्मिनेशन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए
अगला क्वेश्चन है कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus। क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है, बहुत कंफ्यूज करता है, तो आप मुझे रिप्लाई देंगे इसका आंसर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इसका, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का होता है बेसिकली, आप जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उससे क्या जुड़ा होता है, राइबोसोम से जब वो बाउंड हो जाता है तो उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपने ये भी पढ़ा होगा प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन टारगेटिंग में किस तरह प्रोटीन को टारगेट किया जाता रहता है। प्रोटीन टारगेटिंग जब फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम के द्वारा होती है तो उसे कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब बाइंड राइबोसोम होता है उससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, फिर वहां से वेसिकल के द्वारा गाल्गी बॉडी के पास, गाल्गी बॉडी से फिर लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे कहते हैं को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग। को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है, एक तरफ प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है, दूसरी तरफ उसको क्या कहता है, टारगेट भी किया जा रहा है। तो आप इस तरह से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मैंने बताया कि ये दो तरह का होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये बेसिकली क्या होता है, दो तरह का होता है। इट इज, अगर मैं बात करूँ तो ये दो तरह का होता है। इट इज रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और आपको देखेंगे कि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, राइबोसोम देखिए अटैच हुआ है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है, राइबोसोम्स अटैच हुआ था। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिससे क्या है, राइबोसोम अटैच नहीं होता है। और इसके डिफरेंट फंक्शंस है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड फंक्शंस की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक्स प्लेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइबोसोम जब अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है। ये जो स्ट्रक्चर्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने वही प्रोसेस दिखाया हुआ है। एक आपको दिखाया है को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग और ये आपका है पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग। आपको मैंने अभी बात किया कि प्रोटीन सिंथेसिस दो स्टेप में होती है। प्रोटीन बनने के बाद उसको टारगेट किया जाता है दो पाथवे से, एक को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग, एक पोस्ट ट्रांसलेशनल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम अटैच होता है, यहाँ पे देखिए राइबोसोम्स बाइंड है। राइबोसोम्स आपका ये है, राइबोसोम्स आप देख सकते हैं, और ये आपका है ER। इसके ऊपर हो रहा तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्गी बॉडी के पास जा रहा है, वहां से देखिए आपको सेक्रेटरी वेसिकल के द्वारा लाइसोसोम के पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसफर हो रहा। फ्री साइटोसोलिक जो राइबोसोम होता है उसके ऊपर क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग चलती है और इसके द्वारा क्या होते हैं, प्रोटीन को ट्रांसफर किया जाता है न्यूक्लियस के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, क्लोरोप्लास्ट के पास और पैराक्सीसोम के पास जाता रहता है। तो ये डायग्राम दिखाता है दो तरह से प्रोटीन टारगेटिंग होती है, और एक होती है को ट्रांसलेशनल, एक होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल। जो को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग होती है, जैसा कि मैंने बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें पार्टिसिपेट करता रहता है। ये उसकी प्रोसेस है कि किस तरह से प्रोटीन पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है, उसके बाद वेसिकल के द्वारा गोल्गी बॉडी के पास जाती है, फिर सेक्रेटरी पाथवे के द्वारा क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus इन द सेल। क्वेश्चन का जवाब बताएंगे कि गोल्गी apparatus का मेन फंक्शन क्या है। एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, सी ऑप्शन सेलुलर रेस्पिरेशन, डी ऑप्शन मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन फॉर द ट्रांसपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को रिप्लाई देंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। इसका आंसर डी आंसर होगा, मॉडिफाइंग। गोल्गी apparatus बेसिकली क्या करता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आती हैं उनको रिसीव करता है। सिस और ट्रांस गाल्गी में बटा हुआ होता है और इसको क्या करता है, उस पे कहते हैं कि ग्लाइकोसाइलेशंस करता है, मॉडिफिकेशंस करता है, उसकी पैकेजिंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइसोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन को
टारगेट कर देता रहता है। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग आप देख सकते हैं द प्रेजेंट इन द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। गोल्गी एपरेटस, जिसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं, आप देख सकते हैं गोल्गी एपरेटस दैट इज नोन एज द डिक्टियोसोम्स। मॉडिफाई, सॉर्ट, पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड फॉर द ट्रांसपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन विद और विदाउट द सेल। सेल के अंदर लाइसोसोम के पास टारगेट करता है या लाइसोसोम से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर भी ट्रांसपोर्ट करता रहता है। आप देख सकते हैं वही प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये गोल्गी बॉडी, आपको यहाँ से आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ये क्या करता है, गोल्गी, इसके अंदर ग्लाइकोसाइलेशन होता है, मॉडिफिकेशन डिफरेंट होते हैं, वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, जो को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा हम लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन टारगेट करते हैं। उस प्रोसेस के अंदर जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है उस पर प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है, साथ साथ प्रोटीन को टारगेट भी किया जाता है। और ईआर के पास जब प्रोटीन पहुंचती है वहां से क्या होती है, वेसिकल होती है, कोप 1 और कोप 2, उसके द्वारा प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्गी पास के पास। गोल्गी से फिर प्रोटीन को टारगेट किया जाता है सेक्रेटरी वेसिकल की सहायता से लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये प्रोटीन के मॉडिफिकेशंस, उसकी पैकेजिंग और उसके ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मदद करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड इन द सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमें रिप्लाई देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड है। कौन सा सेल ऑर्गेनेल डिटॉक्सिफिकेशन और ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड में काम करता रहता है? ऑप्शन आपके सामने है, पैराक्सिसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्गी एपरेटस। जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराक्सिसोम इसका आंसर होगा। पैराक्सिसोम क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस एंड ब्रेकडाउन ऑफ द फैटी एसिड इन द सेल का करता है। आपको पता होना चाहिए कि पैराक्सिसोम क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, इसका नाम है कैटालेस। और आपको पता है कि यहाँ पे एक टॉक्सिक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेल्स, एक हार्मफुल टॉक्सिक कंपाउंड बनता है। और इस टॉक्सिक कंपाउंड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए वहाँ पे एक मार्कर एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैटालेस। और आपको पता होना चाहिए कैटालेस जो आपका होता है ये क्या करता है, H2O2 को ब्रेक डाउन कर देता है H2O प्लस नसेंट ऑक्सीजन के अंदर। तो आप देखोगे इसको ब्रेक डाउन करने में कौन हेल्प करता रहता है, इसको ब्रेक डाउन करने में करता है कैटालेस एंजाइम, तो उसकी टॉक्सिसिटी को कम करता रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए कि पैराक्सिसोम क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस को करता रहता है और ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड को करता है। यहाँ पे नोट पे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द synthesis of lipid and carbohydrate, detoxification of drug and toxin and storage in of the calcium। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है नोट का जो मैंने लिखा हुआ है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने वैसा कि बताया राइबोसोम जब ER से बाउंड हो जाए तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और फ्री साइटोसॉलिक जब राइबोसोम नहीं बाइंड करता उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती रहती है और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में भी टॉक्सिन और कैल्शियम को स्टोर करने में भी रखता है, जिसे बोलते हैं सरका पंप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम पंप। याद रखिएगा, यह कुछ पॉइंट्स हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नोट्स। या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कैटालेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है। किसी ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, which of the following cellular structure is involved in the cellular locomotion and movement? सेलुलर लोकोमोशन और मूवमेंट में कौन सा ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करता है? सेंट्रियोल्स, बी ऑप्शन न्यूक्लियस, सी ऑप्शन वैक्यूल, डी ऑप्शन पैराक्सिसोम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा सभी लोग मुझे बताएंगे। सेंट्रियोल्स। Centrioles are involved in the cellular locomotion and movement, particularly animal cell during the cell day। सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है, सेलुलर लोकोमोशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इन द यूकैरियोटिक सेल्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इन द यूकैरियोटिक सेल के अंदर? हेल्प इन द सेल डिवीजन, बी ऑप्शन हेल्प इन द DNA रेप्लिकेशन,
सी ऑप्शन हेल्प इन मैसेंजर आरएनए, डी ऑप्शन हेल्प इन राइबोसोम असेंबली। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मुझे रिप्लाई दें। करेक्ट आंसर हेल्प इन द राइबोसोम असेंबली। आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस के अंदर होती रहती है। न्यूक्लियोलस इज कंपोज्ड ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड इज नॉट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन इनसाइड द न्यूक्लियस। मैंने कहा कि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबलिंग राइबोसोम असेंबली, राइबोसोम की असेंबलिंग के लिए होता है। Which organism is responsible for recycling and transporting material within the cell? कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है रिसाइकलिंग ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल विद इन द सेल? पहला ऑप्शन आपका लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोसोम, क्लोरोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएंगे हमें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है रिसाइकलिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए रिप्लाई देंगे आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडोसोम्स। इंडोसोम्स अगर आप देखोगे कि जब लाइसोसोम के पास प्रोटीन टारगेटिंग होती है, जिसका मैंने नाम लिया था को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग, उस टारगेटिंग के अंदर आप देखोगे कि जब वेस्किल ट्रांसपोर्ट होती रहती है गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम के पास, ऐसे टाइम में वेस्किल की जरूरत पड़ती रहती है, जिसे क्लैथरीन कोटेड वेस्किल कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रोटीन टारगेटिंग चैप्टर्स को देखें तो यहाँ पे मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं आपको बात करूँ तो गोल्जी बॉडी इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये चीज़ें, ये देखिए ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी से देखिए क्या होता है कि इंडोसोम रिसाइकिल होता रहता है। ये देखिए यहाँ से वेस्किल रिलीज हो रही है, ये इंडोसोम रिसाइकलिंग कर रहा है। किसी भी यौगिक किसी भी चीज़ को क्या करता है टारगेट करके लाइसोसोम के पास लेके जा रहा है। तो लाइसोसोम के पास जो टारगेटिंग होती है और रिसेप्टर को रिसाइकिल करता है, यह इंडोसोम की लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग, प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड from Golgi body to lysosome through a specific vesicle that is known as the clathrin coated vesicle. During this process उनको मेंटेन करने के लिए इंडोसोम लाइक स्ट्रक्चर बनता है, रिसेप्टर को रिसाइकिल करता है, टारगेट प्रोटीन को लाइसोसोम तक पहुंचाता रहता है। विच आर द फॉलोइंग इज ए डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम द अदर ऑर्गेन्स? कौन सा ऐसा करेक्टर्स है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो उनको क्या करता है दूसरे सेल ऑर्गेनेल से अलग करता है? तो कौन कौन से करेक्टर्स है आप बताएंगे हमको। ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ सिंगल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, presence of circular DNA, presence of linear DNA, involvement in the endocytosis। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है जो और सेल ऑर्गेनेल से अलग करता है। तो आप देखोगे प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए। आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट्स के पास सर्कुलर डीएनए होते हैं, यूकैरियोट्स के पास लीनियर डीएनए होते हैं। लेकिन दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जिनके पास क्या होता है सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Presence of circular DNA. Mitochondria, chloroplast, genome are the circular DNA which are different from that the nuclear genomic। जो कहते हैं कि यूकैरियोट से डिफरेंट है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर्स आपका है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जैसा कि मैंने अभी बात किया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। अभी पिछली स्लाइड पे भी आपने देखा था, ऑप्शन प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, सी ऑप्शन राइबोसोम असेंबली, डी ऑप्शन डीएनए रेप्लिकेशन। तो रिप्लाई देंगे हमें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्राइमरी फंक्शंस क्या है, क्या होगा बताया आप लोग। अभी मैंने बात किया था लिपिड सिंथेसिस, पीछे ही मैंने अभी नोट्स में बात किया था स्लाइड पे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे राइबोसोम अटैच नहीं होता है वह बेसिकली पार्टिसिपेट करता है लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में, साथ साथ क्या करता है ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। और ध्यान रखिएगा ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, कैल्शियम की स्टोरेज में काम करता है, इसे कहते हैं सरका पंप। सरका पंप याद रखिएगा, जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is responsible for the synthesis of the lipids including essential lipids such as the phospholipids and cholesterol, steroids and carbohydrates,
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन उसमें भी हेल्प करता रहता है, एंड स्टोरेज ऑफ द कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन को स्टोर भी करता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने की जरूरत है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस डायग्राम में हमने बता भी दिया, आप बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हो डिफरेंट क्या है दोनों के बीच में। स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप डिफरेंस देख सकते हो। आप इस टेबल को ध्यान रखिए, इसमें सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, वो क्या क्या करता रहता है। मैंने बोला कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंस होते रहते हैं। व्हाट आर द माइक्रोसोम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। माइक्रोसोम्स क्या है? स्मॉल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन द एनर्जी प्रोडक्शन। बी ऑप्शन स्मॉल वेसिकल डिराइव फ्रॉम द गोल्जी apparatus। सी ऑप्शन फ्रैगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फ्रैक्शनेशन। डी ऑप्शन कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सेल बायोलॉजी में, और सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आप लोग रिप्लाई दे, फ्रैगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द सेल फ्रैक्शनेशन। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फ्रैगमेंट्स होता है, जब इसका हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनेशन करते रहते हैं। देखिए, फ्रैगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग सेल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। माइक्रोसोम्स आर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहते हैं कि माइक्रोसोम एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होता है। कब होता है? प्रोसेस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन और डिसरप्शन। जब उसको फ्रैक्शनेशन किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है स्टडी करने के लिए, ऐसे टाइम माइक्रोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इन वर्ड अदर वर्ड्स कह सकते हैं माइक्रोसोम्स आर द आर्टिफिशियल वेसिकल्स derived from the pieces of the ER formed during the tissue homogenization। जब टिश्यू का होमोजेनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है फ्रेगमेंटेड हो जाती है और आर्टिफिशियल वेसिकल का निर्माण करती रहती है, जो स्टडी करने में हमको हेल्प करता रहता है। तो आपको याद रखने की जरूरत होती है माइक्रोसोम्स है क्या। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ माइक्रोसोम्स? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेन यूज ऑफ माइक्रोसोम्स क्या है। माइक्रोसोम का मेन किस लिए बनता है? होमोजेनाइजेशन टिश्यू को करते हैं, सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैक्शनेशन से बनता है, तो इसका काम क्या है? स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बी ऑप्शन स्टडी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सी ऑप्शन स्टडी ऑफ एमआरएनए डिग्रेडेशन। स्टडी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिप्लाई देना है। ये क्या करता है? मैंने जैसा कि बताया, स्टडी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि माइक्रोसोम का मेन, जब हम ड्रग की स्टडी करना होता है, उसके मेटाबॉलिज्म की स्टडी करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, ईआर को क्या करते हैं, होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा टिश्यू को होमोजेनाइजेशन करते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन करते हैं ईआर का, और सेंट्रीफ्यूगेशंस करते रहते हैं। उस प्रोसेस के द्वारा हमें क्या मिल जाता है? माइक्रोसोम्स। और उस माइक्रोसोम से हम ड्रग मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते रहते हैं। देखिए लिखा गया है, यूजफुल फॉर द स्टडिंग द केमिकल मेटाबॉलिज्म, मेम्ब्रेन बाउंड्स एंजाइम एक्टिविटी, लिपिड प्रोटीन इंट्रैक्शंस एंड ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस। ये पॉइंट हम लोग को याद रखिए, ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसोम की सहायता से केमिकल मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स को स्टडी करते हैं, लिपिड प्रोटीन के इंट्रैक्शंस को स्टडी करते हैं, और ड्रग ड्रग क्या करते हैं, इंट्रैक्शंस को भी करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका होमोजेनाइजेशन कर दिया गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? ये ब्रेक डाउन हो गई किसमें? माइक्रोसोम्स के अंदर, और आप देखो इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, और इस तरह से क्या हुआ, डिफरेंट स्टडी करने के लिए। विच ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स? कौन सा ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल है राइबोसोम के प्रोडक्शन के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus। मुझे बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइबोसोम के प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिप्लाई देंगे आप लोग। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड असेंबली ऑफ द राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल सेल्यूलस। The nucleus contains many ribosomal RNA and proteins। मैंने कहा न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, उसमें राइबोसोम की सिंथेसिस होती है और उसकी असेंबलिंग होती रहती है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं,
इस स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोलस क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर पाया जा रहा है। ये देखिए आपकी स्ट्रक्चर आपकी है एक न्यूक्लियस के अंदर, और ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता रहता है। देखिए न्यूक्लियोलस कंट्रोल, देखिए अब यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ द 4 पार्ट्स। इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, स्मॉल डेंसली पैक्ड रीजन वेयर राइबोसोम्स आर क्रिएटेड। कहते हैं कि वह डेंसली पैक्ड रीजन न्यूक्लियस के अंदर होता है जहाँ राइबोसोम की सिंथेसिस होती रहती है। तो याद रखिएगा इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा आप न्यूक्लियस के डिफरेंट पार्ट की स्टडी कर सकते हैं। Which organism is involved in the maintaining cellular calcium homeostasis? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होता है सेलुलर कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन की होम्योस्टेसिस के लिए? ए ऑप्शन न्यूक्लियोलस, बी ऑप्शन रफ एंडोप्लाज्मिक, सी ऑप्शन गोल्जी एपेटस, डी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रिप्लाई देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका क्या जवाब होगा आप सभी लोग बताएंगे हमको। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, यह क्या करता है, कैल्शियम को यहाँ पे इसे बोलते हैं सरका पंप। सरका पंप, यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम पंप पाया जाता रहता है और इसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। यहाँ पे सरका पंप कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सेल के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, स्टोर करता रहता है। और कैल्शियम आपको पता है, कैल्शियम क्या है, इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर है। याद रखिएगा इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर्स की तरह काम करता है कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम का स्टोरेज इसके अंदर होता रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस स्टोरिंग द रेगुलेटिंग कैल्शियम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए ल्यूमेन ऑफ, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये प्रोटीन टारगेटिंग हो रही है और यहाँ पे ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ स्टोर क्या है, कैल्शियम। और ये कैल्शियम आयन क्या है, इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर्स होता है और ये क्या करता है, सेल सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करता है। IP3DAG मॉडल में आप देख सकते हैं, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी सेपरेट यूट्यूब पे बनाया है सेल सिग्नलिंग का, आप देख सकते हैं, वहां से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इन द एनिमल सेल? सेंट्रोसोम का प्राइमरी फंक्शन एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, बी सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, सी स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, डी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप मैं बात करूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप जानते हैं सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। देखिए सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स कहते हैं सेंट्रोसोम प्ले क्रूशियल रोल इन द सेल डिवीजन बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड फॉर्मिंग द माइटोटिक स्पिंडल व्हिच हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्या करता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मेनली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द डॉटर सेल्स। ऑक्सीसोम्स आर द कंपोज्ड ऑफ, ऑक्सीसोम किससे बना होता है, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, नन ऑफ द। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी हमको रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन से क्या आंसर होगा। ऑक्सीसोम्स क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइपोप्रोटीन्स। याद रखिएगा लाइपोप्रोटीन्स। ऑक्सीसोम्स आर मेड ऑफ द लाइपोप्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन्स। कहते हैं कि ऑक्सीसोम जो होता है लाइपोप्रोटीन से बना होता है, जो कॉम्प्लेक्स किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन्स का होता है। कहते हैं ऑक्सीसोम्स आर स्पेशली एसोसिएटेड विद द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये आप देखो स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि यह किससे एसोसिएटेड विद द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स होता है और इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपने सामना है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से क्या होता है, अटैच होता है। और इस ऑक्सीसोम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इस माध्यम से क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को अंदर, और उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या आपके अंदर इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ क्या होता है, इसमें ऑक्सीसोम्स पाया जाता है।
ऑक्सीसोम्स पाया जाता रहता है। आप उसको डिटेल्स स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ऑक्सीसोम्स यहाँ पाया रहा है, ऑक्सीसोम्स। और ये क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रैश साइकिल चलती रहती है। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है और इनर मेम्ब्रेन होती है। इसी मेम्ब्रेन से अटैच होता है ऑक्सीसोम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलती है, उसके द्वारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और यही कारण है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, lysosome are involved in the breaking down the cellular waste and recycling material through a process। lysosome बेसिकली इन्वॉल्व होता है सेलुलर वेस्ट के ब्रेकडाउन में और रिसाइकलिंग मटेरियल में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ऑटोफैजी एंड इंडोसाइटोसिस। ये सब मिलते जुलते ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें क्या आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑटोफैगी का आपने नाम में सुना होगा। ऑटोफैगी इज अ प्रोसेस बाय विच लाइसोसोम डिग्रेड एंड रिसाइकिल सेलुलर कंपोनेंट। कहते हैं ऑटोफैगी, ऑटो मींस होता सेल्फ, फैगी मींस ईटिंग करना। कुछ ओल्ड ऑर्गेनेल्स हो या कोई डैमेज पार्ट हो, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइसोसोम जिस प्रोसेस को यूज करता है उसे कहते हैं ऑटोफैगी। अगर लाइसोसोम की बात कर ले हम लोग थोड़ा सा, लाइसोसोम बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनेल्स है जो मैं आपको बोलूं कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रखता है और हाइड्रोलेज एंजाइम्स का की एंजाइम होता है, मार्कर एंजाइम्स होता रहता है। यह क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, कोई भी चीज़ के अंदर जाता रहता है। बेसिकली ये क्या करता है, एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर जो लाइसोसोम लाइक एक्टिविटी कंप्लीट की जाती है वो वैक्यूल के द्वारा की जाती रहती है। तो डिफरेंस समझिएगा, ये क्या करता है, डाइजेस्ट एक्सेस ऑर्गेनेल्स जो ओल्ड ऑर्गेनेल्स उनको कर देता है, फूड पार्टिकल्स को कर देता है, वायरस और बैक्टीरिया जो उस पर अटैक करते हैं उनको टारगेट करके क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता रहता है। इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो बेसिकली क्या होता है, एसिडिक पीएच पे ज़्यादातर काम करते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ तो कुछ टर्मों की बात करूँ जो बार बार आपके ऑप्शन में बने हुए हैं, उनमें इंपॉर्टेंट आपके हो सकते हैं फैगोसाइटोसिस, इंजेक्शन ऑफ द dying cell or larger extracellular materials like foreign invading microbes। कहते हैं फैगोसाइटोसिस के अंदर ये क्या करता है, इंजेस्ट करता है लार्जर सेल को, डेथ सेल को, या कर सकते हैं कोई फॉरेन इन्वाइडिंग माइक्रोब्स होता है उसको कर सकता है। दूसरा टर्म है इंडोसाइटोसिस, जब रिसेप्टर मेडिकेटेड प्रोटीन की सहायता से किसी चीज को टारगेट किया जाता है, प्रोटीन टारगेटिंग की तरह, तो उस प्रोसेस कहते हैं इंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर किसी चीज को लिया जाता है, इंडोसाइटोसिस सेल के अंदर लिया इनसाइड द सेल विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन, तो उस प्रोसेस कहते हैं इंडोसाइटोसिस। जब किसी चीज को बाहर भेजी जाती है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस कहता है। और ऑटोफैगी क्या होता है, जब कोई ओल्ड ऑर्गेनेल्स होता है या कोई प्रोटीन्स पार्ट हो या माइक्रोब्स हो, उसको डिस्ट्रॉय करना तो उसे कहते हैं ऑटोफैगी, मतलब अपने ही अंदर की चीजों को डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन द प्लांट सेल इज, वैक्यूल का मेन काम प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एटी प्रोडक्शन, बी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, सी प्रोटीन सिंथेसिस, और डी ऑप्शन है स्टोरेज ऑफ वाटर, आयंस एंड न्यूट्रिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, रिप्लाई देंगे। करेक्ट आंसर क्या, स्टोरेज ऑफ वाटर, आयंस एंड न्यूट्रिएंट। बेसिकली क्या होता है, मेन फंक्शन की मैं बात करूं तो यह स्टोरेज कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है। वैक्यूल्स स्टोर वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल इन द प्लांट सेल, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता रहता है। वैक्यूल इन द प्लांट सेल हेल्प मेंटेन टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी बाय द स्टोरिंग वाल। यह सेल के अंदर क्या करता है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है बाय स्टोरिंग द वाटर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरह से आपने देखा, आज हम लोगों ने बात किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।